Hello everyone, my name is Dr. Amit Vas. This is the last lecture, lecture number 16 of Module 2 Multivariate Calculus Second. ये लास्ट टॉपिक है और दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ये डेफिनेट इंटीग्रल का एक एप्लीकेशन है. वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड रिवॉल्वेशन एंड सरफेस ऑफ रिवॉल्वेशन. स्टूडेंट्स, हमें किसी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सरफेस सॉलिड ऑफ रिवॉल्वेशन एंड सरफेस ऑफ रिवॉल्वेशन. दैट इज मीनिंग इज द रिवॉल्विंग कर्व, इफ द कर्व इज रिवॉल्व अबाउट एनी एक्सिस, x axis और y axis, then the volume of the revolving curve is what is. वो क्या होना चाहिए जब हमारा कर्व किसी एक एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा. क्या एप्लीकेशन है इसका, डेली लाइफ में मैं कहाँ इसको देखता हूँ. एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. आप लोगों ने एक आटा चक्की देखी होगी. आटा चक्की में दो तरीके से कर्व रिवॉल्व करता है. आटा चक्की में हमेशा जो शाफ्ट लगी होती है वो वर्टिकली होती है, और वो वर्टिकल यानी वाई एक्सिस हम वर्टिकल को कहते हैं. यानी उसमें जो पुली जो घूमती है, जो रिवॉल्व करती है, वो अबाउट वाई एक्सिस करती है. लेकिन उस चक्की पर जो बेल्ट चलती है, वो जिस पुली से चलती है वो हमेशा ही हॉरिजॉन्टली लगाई जाती है. यानी जब वो पुली रिवॉल्व करती है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है. एक बार अगर किसी ने नहीं देखा है तो आटा चक्की को चलते हुए देखिएगा. उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही कर्व के अबाउट कर्व रिवॉल्व करता है, जिससे कि मैं उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ. तो जब कोई कर्व रिवॉल्व करता है तो उस रिवॉल्विंग कर्व का जो वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, एक प्रैक्टिकल, एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखता हूँ. आप ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा. अगर उस शाफ्ट को घूमते हुए उस पर 2, 3, 4 पुली लगी हों, जैसा कि पुराने ज़माने में एक ही शाफ्ट के ऊपर 3, 4, 5 पुलियों को लगा करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाता था, तो उसको आप देखिएगा. जब वो घूमना शुरू करती है, जब वो रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस के अबाउट, तो आप देखेंगे उसमें से जो उसको आप दूर से जब देखते हैं तो बड़ी हाइट के रिवॉल्व में छोटे छोटे मुझे गोले गोले चक्कर से घूमते नज़र आते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि जो कर्व होता है वो जब घूमता है तो एक लाइन में, मुझे स्ट्रेट लाइन में नज़र आने लग जाता है. इसीलिए यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन किया जाएगा, बट वो लाइन इंटीग्रेशन नहीं होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा. तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. इफ़ द प्लेन एरिया ऑफ रिवॉल्विंग अबाउट ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, किसी भी एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट जो कर्व रिवॉल्व कर रहा है, किसी लाइन के अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा होगा अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया. किसी भी प्लेन बॉडी के लिए जो जनरेट होता है, जो जनरेट होगा, प्लेन इज कॉल्ड सॉलिड ऑफ रिवॉल्वेशन. उसे सॉलिड ऑफ रिवॉल्वेशन कहा जाता है. एंड द सरफेस जनरेटेड बाय द बाउंड्री, अगर उसकी बाउंड्री मुझे दी गई है तो दिस इज द सरफेस ऑफ रिवॉल्वेशन. यानी अगर किसी लाइन के अबाउट, स्ट्रेट लाइन के अबाउट वो रिवॉल्व करता है तो सॉलिड ऑफ रिवॉल्वेशन कहलाता है. और यदि किसी बाउंड्री के अबाउट, किसी प्लेन बाउंड्री के अबाउट वो जनरेट रहता है और वहाँ से रिवॉल्व करता है तो सरफेस ऑफ रिवॉल्वेशन कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ. दिस इज ए ट्रायंगल. ये मेरे पास एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल का मतलब ये हो जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी y इक्वल्स टू a माइनस एक्स, और या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू a. दिस इज द लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन. द कोऑर्डिनेट्स इज a0, 0, a, यानी ये मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे. अब चूंकि ये कर्व ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अब ये एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट. जब ये कर्व वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो यानी वाई एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, तो ये एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में आ जाएगा. यानी यहाँ पर जो ये रिवॉल्व करने लगा है, ये एक राइट सर्कुलर कोन बन गया है.
यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जब वो रिवॉल्व करने लग जाता है, जब वो घूमने लगता है किसी एक एक्सिस के अबाउट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे ये रिवॉल्व करेगा तो एक राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में बदल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई कर्व है, कोई भी कर्व जिसे मैंने पैराबोला की फॉर्म में लिया है, ये मेरा एक पैराबोला है, इस पैराबोला को अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाऊं तो जो कर्व मेरा होगा वो पहले कर्व ए बी था, अब वो रिवॉल्व होकर के ए बी डैश तक पहुंच गया है, यानी ये रिवॉल्व करने लगा। अब जब ये कर्व रिवॉल्व करेगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करना शुरू करेगा, वो ऐसे घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगेगा, यानी ये एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। इससे पहले वाला कर्व वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा था। एक मैंने तीसरा कर्व और लिया है, हाफ सर्किल। ये एक हाफ सर्किल है अपर हाफ प्लेन के अंदर। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाऊं तो जब ये एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो यानी ये नीचे इस तरीके से रिवॉल्व करना शुरू करेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से घूमता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। अब जो एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा था उसी एग्जाम्पल पर जाइए। जैसे मैंने कहा एक शाफ्ट के ऊपर जो पुली लगी रहती है, जब वो रिवॉल्व करती है तो वो अपने एक एक्सिस या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है, घूमती है। ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने पुली का एग्जाम्पल यहाँ रखा, यानी ये अपनी शाफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर इसकी शाफ्ट लगी होगी तो ये इस सेंटर से घूमना शुरू करेगी, यानी यहाँ से घूमना शुरू करेगी और ये उसके अबाउट घूमती रहेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई कर्व कैसे रिवॉल्व करता है। तो चूंकि मैंने समझा अभी कि रिवॉल्विंग कर्व दो तरीके से रिवॉल्व करता है, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग कर्व अबाउट एक्स एक्सिस की बात करूं, यानी एक ऐसा कर्व जो अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस के रिवॉल्वेशन की बात करें तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया है, दिस इज वाई एक्सिस, and this is the curve y equals to fx. Any curve y equals to fx in between 2 points a and b, and a is x equals to a and x equals to b. If it is revolving about x axis, अगर ये x axis के about revolve करेगा तो x axis के about revolve कैसे करेगा? क्योंकि जो मेरा कर्व है, एक बार पहले उसको समझिए, कर्व इज ओनली दिस इज द कर्व, ये मेरा कर्व है। अब चूंकि जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो हम इसके अंदर एक डिस्क बनाते हैं जिसको मैंने y कहा है। इसको देखिए, इसको मैंने y कहा है। y इज द हाइट ऑफ द कर्व फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से उसकी हाइट है। तो a से लेकर के b और y उसकी हाइट, और ये जो छोटा सा पार्ट होता है जिसे मैं dx कह देता हूँ, दिस इज dx, एक छोटा एलिमेंट है, डेल एक्स ले सकते हैं। तो जब ये एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यानी इस तरीके से मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप ले जाएगा, एक सिलेंडर की शेप में आएगा। यानी रिवॉल्वेशन कैसे होगा? रिवॉल्वेशन ऐसे होगा कि कर्व अपने एक्सिस के अबाउट एक सर्किल की फॉर्म में इस तरीके से रिवॉल्व करना शुरू करेगा दोनों एंड से। वो इस एंड से ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी उसने अपना रिवॉल्वेशन स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये रिवॉल्व करना शुरू करेगा तो इसको अगर मैं देखूँ तो दिस इज द रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। रेडियस को मैं देखूं तो वो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रही है, या ऊपर से अगर मैं नीचे की तरफ चलूं तो डिक्रीज हो रही है, यानी उसमें वेरिएशन है। वाई इज द वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो सर्किल का एरिया अगर मैं निकालूं तो सर्किल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, सर्किल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस बट रेडियस इज वाई, सो पाई वाई स्क्वायर। पाई वाई स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस। बट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की ये हाइट देखिए कितनी है। सिलेंडर की हाइट ए से लेकर के बी तक है, वो भी वेरी कर रही है। वेरी कर रही है तो इसका मतलब मुझे वो निकालनी पड़ेगी कितनी है, यानी वो जो मैं उसे देख रहा हूँ तो वो डेल एक्स की फॉर्म में, यानी इस एलिमेंट के साथ चलाऊँ, छोटे एलिमेंट के साथ जिसे मैं डेल एक्स कह सकता हूँ, और फिर उसको ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करूँ, ए से लेके बी पॉइंट तक अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पर चूंकि x इक्वस टू ए हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वस टू बी हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं देखूं तो a टू बी वाई पाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी ये हो जाएगा। क्यों हम कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज
एज इट इज, पाई मेरा पाई है, आर इज वाई स्क्वायर एंड एच इज द हाइट of the cylinder is taken from A to B. A to B is A to B and the del x is the part of element. तो यानी इसका मतलब अगर मुझे ये वॉल्यूम ऑफ निकालना है जनरेटेड बाय द सिलेंडर तो वो इस शेप में आएगा। यानी मेरा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने लगा, तो उसके लिए मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन की डेफिनेशन बनी वो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन स्टूडेंट्स ए टू बी में डी एक्स ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। यानी मैं अगर एक्स एक्सिस की अगर रिवॉल्वेशन करता हूँ, मेरा कर्व रिवॉल्व होता है, तो इसे मैं कह सकता हूँ v इक्वल्स टू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन ऑफ द सॉलिड रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस। जो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा इन द इंटरवल x इक्वल्स टू ए टू बी, उसका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन इतना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, find the volume of revolvation of y square equals to 4x is the parabola about x axis in the interval, यानी उसने कहा 0 से लेके a तक के बीच में। तो मैंने देखा मेरा जो कर्व है वो कर्व मेरा ये होगा। इसमें चूंकि हम डिस्क बनाते हैं इसीलिए इस मेथड को डिस्क मेथड भी कहा जाता है। हम नाम से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, बट बेसिक सभी को आना चाहिए, इसीलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा लॉजिक्स आपको दे रहे हैं कि कितना आपको समझ आ जाए। उसके बाद मैकेनिकल ब्रांच के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो उसको बाद में जनरलाइज फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्योंकि ए टू बी के लिए मेरे पास एक पैराबोला कर्व है, उसमें मैंने एक डिस्क बनाई और वो x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू a तक मेरे पास कर्व है। अब ये चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो कैसे रिवॉल्व करेगा? एक्स एक्सिस मेरा ये है, इसके अबाउट कर्व मेरा ये था, अब वो नीचे की तरफ रिवॉल्व कर गया, यानी कर्व इस तरीके से घूमने लगा है। ये रिवॉल्विंग कर्व है, ये कर्व मेरा रिवॉल्व करने लगा है x इक्वल्स टू 0 से लेके a के बीच में। तो जो मेरा कर्व रिवॉल्व कर रहा है, पहले कर्व a से b था, अब a से लेके b डैश तक जाता है और b से b डैश के बीच में उसने रिवॉल्विंग शुरू किया है, घूमना शुरू कर दिया है। तो ऐसे कर्व के लिए मेरे पास डेफिनेशन हो जाती है वॉल्यूम निकालने की, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स ए टू बी, और a मेरा 0 है और b मेरा a है। तो मैंने 4x रखा वाई स्क्वायर की वैल्यू और उसको इंटीग्रेट किया, जिससे कि मेरा वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने दूसरा एक कर्व लिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, दिस इज द कर्व ए बी, ये मेरा कर्व है। अब ये कर्व भी एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसा ऊपर कर्व बना है सेम ऐसा ही कर्व मुझे नीचे नजर आने लगेगा, यानी ये कर्व कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेगा अपने एक्सिस के अबाउट। तो जैसे ही उसका रिवॉल्वेशन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना उसका वॉल्यूम आएगा, तो उसके वॉल्यूम की डेफिनेशन हो जाएगी पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। पाई इज कॉमन, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने रखी वाई स्क्वायर दिस, एंड इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास उसका जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन आया वो इतना आ गया है। यानी जब भी कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो मैं उसका रिवॉल्वेशन, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन अबाउट एक्स एक्सिस कैसे निकालता हूँ, इस डेफिनेशन का यूज करके मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन फाइंड करना है ऑफ द सॉलिड अबाउट वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस में लूँ तो सिमिलरली इसी तरीके से मैं वाई के अबाउट एक कर्व, मैंने इतना कर्व लिया और अब ये एक्स वाई एक्सिस के अबाउट क्योंकि रिवॉल्व करेगा तो इसी तरीके से मेरा कर्व रिवॉल्वेशन में आएगा। तो चूंकि वो वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो इस बार तो रेडियस ऑफ द सर्किल है वो x हो जाएगी, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन है वो पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन अबाउट वाई एक्सिस y इक्वल्स टू ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। इफ वी हैव लिमिट इन x, अगर हमारे पास लिमिट x में हो और कर्व y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन v इक्वल्स टू x वेरी इक्वल्स टू a टू b पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। यानी हम इस डेफिनेशन का यूज करके वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये कब करना है आपको? कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिट्स हमें x की दी जाती हैं लेकिन कर्व y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है। जब y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डेफिनेशन होनी चाहिए। मैंने y को भी x का फंक्शन बना लिया और y को डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला इंटू डी एक्स। यानी अब हम x की लिमिट लगा करके y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्वेशन कर सकते हैं। यानी दिस इज द रिवॉल्वेशन अबाउट
अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अबाउट ही रिवॉल्यूशन है, लेकिन जब लिमिट x की गिवन थी तो हमने x की लिमिट लगा करके y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन कर लिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व। मान लीजिए हमें इस कर्व का वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई इज एक्स टू ए, वाई इज 0 टू ए। तो अगर मैं इसका रिवॉल्यूशन निकालना चाहता हूं तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन इज पाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने उसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई की लिमिट लगा करके उसका रिवॉल्यूशन कर लिया है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए आप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 अबाउट एक्स एक्सिस। मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन चाहता हूं, अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन चाहता हूं, अबाउट एक्स एक्सिस मुझे रिवॉल्यूशन करना है, तो मैं एसिम्प्टोट के अबाउट भी रिवॉल्यूशन कर सकता हूं। तो अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से पहले मैं एसिम्प्टोट, चूंकि जो एसिम्प्टोट कर्व वो एसिम्प्टोट होते हैं जो कर्व को इन्फिनिटी पर ले जाते हैं, तो यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसी है जो उसको इन्फिनिटी पर टेंस करवा रही है, यानी x इक्वल्स टू 0 से लेकर के 2a की लिमिट लगा करके मुझे इसका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना होगा। हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर पैरामीट्रिक कर्व। अब वहाँ पर मैंने समझ लिया कि वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे होगा, वाई एक्सिस के अबाउट कैसे होगा, पैरामीट्रिक कर्व का रिवॉल्यूशन कैसे होता है। पैरामीट्रिक कर्व का क्या मतलब है, यानी मेरा जो कर्व है x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t, यानी x भी फंक्शन t का है, y भी फंक्शन t का है। मुझे ऐसे कर्व का वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है जब डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल का एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ऐसी फॉर्म को पैरामीट्रिक फॉर्म कहा जाता है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म का आपको वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है t इक्वल्स टू a टू t इक्वल्स टू b में, तो उसकी भी डेफिनेशन हो जाती है पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी। या तो फिर अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं लगानी तो एक और डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू ए टू बी, यानी ये डिपेंड करेगा, सॉरी t इक्वल्स टू, यानी ये डिपेंड करता है कि लिमिट्स हमें किस तरीके से हमें निकालनी है। हमें t की लिमिट x से निकालनी है, y से निकालनी है। t इक्वल्स टू ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी। आप इस डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप x के लिए चाहते हैं तो आप x के लिए कर सकते हैं, और अगर x के लिए नहीं चाहते, आप y के लिए करना चाहते हैं, तो y के लिए भी आप वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है अबाउट वाई एक्सिस, तो उसकी डेफिनेशन मैंने जैसा ऊपर लिखी, यानी उसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये डेफिनेशन भी यूज की जा सकती है और ऊपर वाली डेफिनेशन भी यूज की जा सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। आपको वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है रिवॉल्विंग कर्व का x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अबाउट इट्स बेस। उसके बेस के अबाउट रिवॉल्यूशन होना है। तो अगर बेस के अबाउट रिवॉल्यूशन होना है तो बेस मेरा ये है, और इस बेस के अबाउट जो रिवॉल्यूशन होगा वो जितना ऊपर हो रहा है उसी तरीके से नीचे की तरफ ये रिवॉल्व करना शुरू करेगा। तो यानी मेरी जो डेफिनेशन है, या तो मैं पहली डेफिनेशन पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा यूज करूँ, या पाई एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, या मैं उसको यूज़ करूँ। तो मैंने पहली डेफिनेशन को यूज़ किया है, एक्स के लिए डी एक्स अपॉन डी थीटा मैंने फाइंड किया और उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 to 2 पाई, क्योंकि वहाँ यहाँ पर 0 से लेकर के पाई हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई, और ये भी 0 से लेकर के पाई। कर्व ऐसे रिवॉल्व करने लगा है,
तो जो लिमिट बनेगी वो यहाँ 0 टू पाई हो जाएगी, 0 टू पाई। स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं इसे, तो 0 टू पाई ही होगी। वो मैंने गलती से कर दिया क्योंकि 2 पाई लिमिट लग गई, बट हमारे पास जो लिमिट्स होगी वो 0 टू पाई बनेगी, 0 टू पाई। और पूरा हमने सब्स्टिट्यूशन किया उसी तरीके से पाई के साथ ही पूरी को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमारी लिमिट्स आएंगी वो पाई के लिए पाई बाय 2 हो जाएगी, तो इस 2 की आवश्यकता नहीं है, यानी ये 16 रहा, तो 16 पाई हो जाएगा और टोटल जो आंसर होगा वो मेरा 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई, यानी डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो ये मैंने देख लिया है कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन बनाया हमने उसका, गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगाई और उसको सॉल्व किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू टी माइनस 1/3 टी क्यूब इज पाई/4। तो इसको भी हम, क्योंकि 0 टू √3 के बीच में हमें रिवॉल्यूशन करना है, लिमिट्स हमें दी गई हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म है, वही डेफिनेशन लगा करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और मेथड हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का, जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं। इस मेथड का नाम, क्योंकि इसके अंदर बीच में ये होल बन जाते हैं, ये भी एक होल बन गया, ये भी एक होल बन जाएगा, तो ये जब होल बन जाता है इसके अंदर तो ये एयर पास होने लग जाती है यहाँ पर। तो एयर पास होते हुए जो उसका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन है उसमें कुछ चेंज आते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन होगा दो कर्व के इंटरसेक्शन से बनेगा। दो कर्व के इंटरसेक्शन होने की वजह से बीच में कुछ होल हो जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, जो भी आपकी शाफ्ट के ऊपर जो पुली चलती है उसके बीच में कुछ रोड्स लगाई जाती है और बीच में से वो खाली हो जाता है, तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बिटवीन टू सॉलिड्स, दो सॉलिड के बीच का। तो दो सॉलिड के बीच का वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे आएगा? मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो कर्व हैं, एक है y1 इक्वल्स टू f1x और दूसरा है y2 इक्वल्स टू f2x। दो कर्व हैं y1 और y2 में। एक y1 कर्व मेरा ये है, y2 मेरा कर्व ये है, दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक कर्व मेरा ये हो गया है और दूसरा कर्व मेरा ये है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि ये इस एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो जैसा ऊपर बना है कर्व ऐसा ही कर्व नीचे भी बनेगा, लेकिन बीच में ये होल रह जाएंगे, बीच में स्पेस रह जाएगा और वो इस तरीके से रिवॉल्व करना शुरू करेगा। तो दो जो कर्व है ए टू बी के बीच में चूंकि रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो ए टू बी के बीच में रिवॉल्व करेगा तो उसकी डेफिनेशन हो जाती है वही सेम डेफिनेशन, पाई y का स्क्वायर एक कर्व के लिए, y का स्क्वायर दूसरे कर्व के लिए, बट चूंकि दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है तो y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इंटू dx अबाउट x एक्सिस। अगर x एक्सिस के अबाउट का रिवॉल्व हो रहा है तो मैं इस डेफिनेशन का यूज करके उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं। और वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट y एक्सिस, अगर मुझे y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन करना है तो पाई x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर हो जाता है dy के साथ। मैं इस डेफिनेशन का यूज करके अबाउट y एक्सिस वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है ऑफ रोटेटिंग कर्व, एरिया इंक्लूड बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब अबाउट एक्स एक्सिस। मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले तो मैं कर्व का इंटरसेक्शन पता करूं। कर्व का इंटरसेक्शन कैसे आएगा? अब देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब है। तो यहाँ से मैं किसी एक से y की वैल्यू निकाल दूँ, तो जैसे y की वैल्यू मैंने निकाली तो x की पावर 2/3 हो जाएगी। मैं y स्क्वायर निकाल लूँ तो x की पावर 4/3 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये भी y स्क्वायर और ये भी y स्क्वायर, यानी दोनों ही y स्क्वायर, तो x की पावर 3 इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो x की पावर 3 है, x की पावर 3 इक्वल हो जाएगा x की पावर 4/3, यानी x की पावर 9 माइनस x की पावर 4 इक्वल्स टू 0 होगा। x की पावर 4 कॉमन, x की पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 आएगा और x इक्वल्स टू 1 आएगा। अभी चार वैल्यू और भी आनी है, इमेजनरी आ जाएंगी, मैंने उनको छोड़ दिया है। सिमिलरली y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, यानी जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा कर्व के वो 0,0 और 1,1 हो गया है। तो x की लिमिट 0 to 1 लेते हुए या y की लिमिट 0 to 1 लेते हुए
मैं यूज़ कर सकता हूँ। दोनों से ही मैंने वाई स्क्वायर चूँकि कैलकुलेट कर लिए थे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू एक जगह पे ये हो जाएगी, दूसरी जगह पे वाई स्क्वायर ये है, तो दिस माइनस दिस, यानी मैंने यूज़ कर लिया है उसको, और देन इंटीग्रेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने निकाली लिमिट लगा करके, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। यानी इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्वेशन बिटवीन टू सॉलिड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस रोटेटिंग कर्व बिटवीन इंक्लूड्स, दो पैराबोला दिए गए हैं कि इन दोनों कर्व के बीच का वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका भी इंटरसेक्शन करके हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, सभी को मिक्स किया है मैंने। तो पहले क्वेश्चन में जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस दिया है, बिटवीन 0 और 1 के बीच में अबाउट एक्स एक्सिस आपको वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए, तो सबसे पहले वाली डेफिनेशन लगा के मुझे कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया कि वाई इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और एक्स एक्सिस के अबाउट 0 to b में, a to b में मुझे उसका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए। आंसर भी दिया गया है, तो आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है अबाउट दी एसिम्टोट, एसिम्टोट के अबाउट मुझे वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए। एसिम्टोट इज a माइनस एक्स, यानी x इक्वल्स टू 0 to a बनेगा, तो 0 to a के अबाउट मुझे रिवॉल्यूशन चाहिएगा, तो इसको हम देख सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जब मैं ये एसिम्टोट निकालूंगा तो ये वाई एक्सिस के अबाउट आता है, तो अबाउट वाई एक्सिस के लिए जो डेफिनेशन बनाऊंगा वो डेफिनेशन 0 to a एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगी, बट पाई के साथ। बट जो लिमिट है वो चूंकि ए की लिमिट है, तो ए की लिमिट होने से के कारण मैंने ऐसा कर लिया है कि 0 to a एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये डेफिनेशन लगा करके मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिट एक्स की है और ये जो एसिम्टोट देगा ये वाई एक्सिस के अबाउट देगा, तो वाई एक्सिस के अबाउट जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन एक्स स्क्वायर डी वाई होती है, इसीलिए इस डेफिनेशन का यूज़ करके मैं आंसर को निकालूंगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाई द कर्व, ये कर्व दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो दो कर्व के इंटरसेक्शन से मुझे वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। दोनों में वाई स्क्वायर की वैल्यू ली गई है, एक्स की लिमिट्स 1 to 2 दी गई हैं, उसे यूज़ करके मैं डेफिनेशन से अपनी वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल 2। नेक्स्ट मॉड्यूल है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सीक्वेंस क्या है और सीक्वेंस किस किस तरीके से अपना बिहेवियर दिखाती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।